एटम्स, ठीक है, और द ब्यूटी, ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ी बेहतरीन गेम है। टूल नीचे रिवाइज रखें, ऑब्वियसली एक छोटा सा डिस्कशन और करने, इसको डिस्कशन की नीड नहीं है, ये दोनों का कल लाने की संभावना नहीं है, बाकी तो सब स्कूल जा ही रहे होंगे, जाएंगे, और कल तुम्हें से कोई इतना धनतेरस मनाएगा नहीं, है ना, कल आते हैं फिर संडे से छुट्टी रखते हैं फिर, और क्या है ना। देखो एटम्स के अंदर सबसे पहली बात चैप्टर का मैप लिखें। सबसे पहली कहानी लोगों ने कभी जीवन में सुनी होगी, एटम्स की स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत से लोग आए थे, आए और चले गए, ठीक है, उनमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम जो आए थे उनका नाम था जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। उसके बाद में आए थे अपने पास में एक, इनका नाम था रदरफोर्ड, उसके बाद में आए थे नील बोर, और फाइनली अब अपने पास में एक मॉडल निकल के आया, इसका नाम था बोर एंड ब्यूरी मॉडल। इसमें बोर का ही मेन काम था, ठीक है, बोर मॉडल, चलो बोर मॉडल लिख दिया मैंने, बोर मॉडल। और भी अभी एटम है, क्वांटम मॉडल, और भी बहुत सारे मॉडल आए थे। हल्का फुल्का एक याद दिला देता हूँ, देखिए मैं चैप्टर का मैप लिख रहा हूँ मैं। थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था कि एटम कौन सी शेप में होता है, प्लम पुडिंग, बीच में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्लॉप हो गए तो कुछ रीजंस होंगे उनके। तो बात है कि मॉडल माने क्या होता है, मॉडल यानी कि एटम बेसिक तौर पे कैसे दिखाई देता है। जैसे तुम लोगों ने वो मूवी देखी है शिवाजी द बॉस, वो भी छोड़ो, अवली तो देखी होगी। युद्ध करने से पहले छोटे छोटे सिपाही सैनिक सब कुछ मैप पे लगा होता है, आधे सैनिक आगे जाएंगे, आधे सैनिक पीछे जाएंगे, तो सैनिकों को जो छोटे छोटे शेप में दिखा उसे क्या बोलते हैं, मॉडल, मॉडल्स। जब तुम कपड़ों की दुकानों पे जाओगे तो पुतले जो खड़े होते हैं उनमें कपड़े पहना देते हैं, आलपन मॉडल्स। मॉडल्स यानी कि हमारा एटम कैसा दिखाई देगा। एटम की शेप को पहली बार जानकर मेरे मन में बहुत से प्रश्न आए, प्रश्न बन के रह गए, उनका जवाब नहीं मिला। जैसे हमने पढ़ा है कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, सेम टू सेम सेंटर में सन, उसके चारों घूम रहे हैं प्लैनेट्स, डिट्टो है वो, बड़े स्केल में छोटे स्केल में। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बड़े से ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा सेल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी कुछ स्टडी थोड़ी करी है, मतलब सेम सेम इतना कैसे सेम हो सकता है कि भाई सेंटर में सन और चारों घूमने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह मैच कर जाते हैं। खैर स्टार्टिंग में ये नहीं था, घूमने वाला नहीं था, पहले किसी और ने सोचा कि मॉडल कुछ और बनेगा, फिर किसी ने कुछ और समझा, तो बहुत सारी बातें सोची गई थी। इसमें हमारा सबसे पहला पड़ाव है इन मॉडल्स के बारे में देखना। हल्का फुल्का रदरफोर्ड के बाद इनको ध्यान भी हुआ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल फेंके थे, अल्फा पार्टिकल जाने कुछ, वो सब कुछ तो हमें ये पढ़ना है पहले पड़ाव में। दूसरा चैप्टर का पड़ाव है, मैं आज इसका बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन स्टार्ट करूंगा। वाकई में ये सारी थ्योरेटिकल बातें करने की बिल्कुल मूड में नहीं, मैं तो समझाऊंगा बोर मॉडल के पोस्टुलेट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब जे थॉमसन का मॉडल, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया, तो उन सब में कुछ ना कुछ क्या रही थी, कमियां, ड्रॉबैक्स थे सबके। तो ड्रॉबैक्स ने नई चीजों को जन्म दिया, वो सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बोर मॉडल के पोस्टुलेट, मतलब पहले वही पढ़ना, लेकिन चैप्टर के मैप का दूसरा पोर्शन है वो बोर मॉडल में दिए गए पोस्टुलेट्स, कुछ नियम बताए। उसके बाद में तुम्हें लिखनी है 3 काम की बातें, तीसरे पे 2 काम की बातें। सबसे पहली काम की बात है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम। हमारा जो एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आखिर वो कितना बड़ा होता है, उसका साइज वो जानना है। और उसके बाद में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे प्लेनेट इस पृथ्वी के ऊपर हम जिस पर रहते हैं वो घूम रहा है। हाँ विराज, कुछ काम है? हाँ मैं 1 मिनट रुक जा, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम, और उसके साथ साथ एक काम की चीज अपन लोगों को पढ़नी, दैट इज एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी आखिर एनर्जी कितनी है, क्योंकि एनर्जी तो होगी घूमने इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और उसी में तुम लोग जो इसमें अगला पोर्शन पढ़ोगे वो होगा एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, शायद सुने होंगे, नहीं तो सुन लोगे। इसके अंदर तुम्हें एक चीज सीखने को मिलेगी, स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फीमन, लास्ट ईयर में उसमें आती है, केमिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो मैं 5वें पॉइंट पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, हमें इसमें 5वें पॉइंट पे सीखना है स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज।
ठीक है, और इंक्लूडिंग दिस ऐसा मान सकते हैं कि डी ब्रोगली इसके अंदर भी आते हैं, पर नहीं, इसमें सबसे मेन जो पढ़ा रहेगा इस पूरे पोर्शन का दैट इज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और छोटी मोटी बातें, वेव नंबर, वेव लेंथ, कुछ ना कुछ होता ही होगा। न्यूमेरिकल्स मैंने अगर जानबूझ के चैप्टर की मैप में लिखे हैं तो कुछ सोच समझ के लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं दूसरा फोन लेना आपका होगा इसके लिए, और वो ये नंबर रहती है, हम लोग सेट कर देते हैं। हाँ भाई, तो ये तुम्हारे पास में पूरे चैप्टर का पोर्शन है, देखने में काफी बड़ा सा लगता तो है, पर ऐसा है नहीं कुछ खास। जैसे कि मेरा आज का पहला सिंपल टारगेट कि मैं तुम्हें बोल मॉडल ने कौन से पोस्टुलेट दिए थे, इन सारी बातों को कराए बिना ऐसे कराना वैसे रिस्की काम कहलाता है, पर ठीक है, रिस्क लेना चाहिए। तो देखे ध्यान से, सबसे पहले ये वाला पॉइंट डालेंगे, बोथ मॉडल की पोस्टुलेट, क्योंकि मुझे एक जगह तक जाना, वो जगह तो अपने आप समझ में आ जाएगी। बोथ मॉडल के पोस्टुलेट्स, हाँ भाई, सबसे पहली बात भाई साहब ने 4 बातें बताई थी, 4 बातें बहुत बढ़िया थी, 4 बातों को 4 शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहला शब्द उन्होंने दिया था वो था न्यूक्लियर कंसेप्ट, पहला था न्यूक्लियर कंसेप्ट का पहला शब्द, न्यूक्लियर कंसेप्ट। उसके बाद में उन्होंने दूसरी जो बात समझाई थी वो था क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन। उसके बाद में तीसरी जो बात बताई थी वो थी स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। और उसके बाद में क्वांटम कंडीशन थोड़ी जगह ज्यादा आएगी, मतलब सब में तुम 3-3 4 लाइन छोड़ना, क्वांटम कंडीशन में कुछ 5 से 6 जोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा स्टेशनरी ऑर्बिट, और स्टेशनरी ऑर्बिट के बाद में जो अंतिम कहानी थी वो थी फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये 4 पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे, और उससे पहले ये साबित हो चुका था कि न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। इनके ये सब बात बताने से पहले कुछ बातें फिक्स हो चुकी थी, जब इन्होंने ये अपने जो भी स्टेटमेंट दिए उससे पहले ये प्रूव हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। इनकी बातें बताने से पहले तो उन्होंने उसके हिसाब से सारी बातें समझाई। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, आगे अगर भविष्य में जाकर तुम में से कोई इतना बड़ा विद्वान बन जाए कि वो एटम की नई शेप नियमों के हिसाब से साबित कर ले, तो सारी किताबें उस दिन जल के खत्म हो जाएंगी, ध्यान रखना। नई बुकें आएंगी जिनमें तुम्हारे नाम लिखे होंगे, फिर लोग तुम्हें कोसेंगे, ध्यान रखो, इससे बढ़िया कुछ मत करो। और नहीं, ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनो। सबसे पहला न्यूक्लियर कंसेप्ट, बोथ मॉडल के आने से पहले की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पहले पता चल चुका है कि न्यूक्लियस बीच में है और घूम रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब ने सबसे पहला कंसेप्ट क्या दिया वो सुनो, कि इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाली फोर्स कहां से आती है। जैसे कि प्लैनेट्स को घुमाने वाली फोर्स का सबसे मेन उत्पादक कौन है, सन। कौन सी फोर्स है वो, ग्रेविटेशन। सेम टू सेम जो इलेक्ट्रॉन चारों घूमते हैं बीच में से कौन घुमाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर कंसेप्ट बस यही कहता है कि द न्यूक्लियर फोर्स, द न्यूक्लियर फोर्स of nucleus is responsible for the revolving electron,
responsible for revolving electron in the orbit. Revolving electron in the orbit. Revolving electron in the orbit. एक इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स पैदा होती है वही उसको घुमाती है। बहुत सिंपल सिंपल सी कहानी है। उसके बाद में स्टेशनरी ऑर्बिट किसे कहते हैं वो सुनो। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमते टाइम पर वो किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमारी प्लेनेट पृथ्वी घूमते 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 उसकी बैटरी 100% थी, घटती जा रही 99, 98, 97, 96, एक वक्त के बाद पृथ्वी घूमना बंद हो जाएगी। नहीं, पृथ्वी हमेशा घूमती रहेगी लगातार, जब तक सन है तब तक। पृथ्वी घूमते टाइम पर ना तो कोई एनर्जी गेन कर रही है ना कोई एनर्जी रेडिएट कर रही है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है जिस भी ऑर्बिट में उसमें उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो किसी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, जीवन पर्यंत घूमता रहेगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा मुझे कल को कि इलेक्ट्रॉन थकने के बाद में रुक गया, कभी नहीं रुकेगा। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, डू नॉट रेडिएट एनर्जी while revolving in the orbit। जब वो घूमेगा तब वो किसी भी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। The electron do not radiate energy while revolving in the orbit। घूमते समय पर वो किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। And such orbits are called stationary orbit। Such orbits are called stationary orbit। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्योंकि इससे पहले जो आदमी फेल हुआ था ना वो इसी कहानी पर फेल हुआ था। इनका नाम था रदरफोर्ड। उन्हें यही नहीं पता, वो ये बात बोल नहीं पाए थे, बस बेचारे फालतू में फंस गए। नहीं, आदमी तो वही था जिन्होंने सब कुछ समझाया था। इसने कह दिया कि नहीं करेगा, वो ये नहीं कह पाए नहीं करेगा क्योंकि वो चक्कर में पड़ गए थे कि यार मैं साबित कैसे करूंगा कि नहीं करेगा, बस तरीका नहीं है कोई सा। इसने बोल दिया, लोगों ने मान लिया, बात बन गई। और कुछ ज्यादा सोचने वाले थे ना, वो पीछे रह गए इस वजह से। अच्छा, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो मैं ना कभी ना एक चीज सर्च करनी चाहिए ध्यान से, कौन किसका चेला था, तभी बहुत बढ़िया बात निकल के आएगी। ये थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर सब आपस में गुरु चेले हैं सब। एक ने एक की शिक्षा को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो अगर कोई किसी को क्रेडिट देता है साइंस की दुनिया में और कोई माने कि कौन मानता, बिल्कुल गलत है भाई। कंपैरिजन ही मत करो। किसी की सोच को किसी ने आगे बढ़ा के तब किसी क्रेडिट मिल रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहते हैं वो सुने। इलेक्ट्रॉन सीधी बात है कि जब घूमेगा तब कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको प्रॉपर अमाउंट की फ्रीक्वेंसी मिली तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब करने से वो अपने ऑर्बिट्स को चेंज कर सकता है, और उसी को अपन लोग क्या बोलते थे पिछले चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट को, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करने की नीड नहीं, बस ध्यान रखना। हमारे पास में ये एटम, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट बना दी मैंने इसमें 3। अगर इन तीनों ऑर्बिट में एक बात समझ में आए तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पे लाइट डाली जाएगी तो लाइट को एब्जॉर्ब करके प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट जब लेगा तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? अगर किसी को लाइट मिलेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जादू की तरह काम करता है ये धूप, कोई मिल गया एलियन, उसकी तरह से अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़कर ही अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा। और मिलेगी तो और चेंज करेगा, और मिलेगी तो वापस से बाहर ही निकल के आ जाएगा। और लाइट से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन वो बात अब नहीं, अब कुछ और है। पहली बात, अगर घूमेगा तो किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। सबसे पहली बात, जब घूम रहा होगा शांति से घूमेगा। लेकिन अगर किसी ने इसको एनर्जी दी तो एनर्जी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की मिलने पर ये अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा। ज्यादा एनर्जी मिलने से ये ऑर्बिट से बाहर निकलता स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एनर्जी कम होगी तो वापस से नीचे आ जाएगा। ये अपने ऑर्बिट्स को चेंज कर सकता है फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलने पर, जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज, कैन एब्जॉर्ब, लिखो पहले उसके बाद में, कैन एब्जॉर्ब the energy in the forms of photons, the energy in the forms of photons। इलेक्ट्रॉन जो फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी मिलती है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, by which जो फ्रीक्वेंसी लिखा है तो किसी फ्रीक्वेंसी वर्ड का भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं ना। रुक जाओ,
इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स ऑफ proper frequency by which it can change the orbit, by which it can change the orbit, मतलब उसके ऑर्बिट को चेंज करने के लिए उसको लाइट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी और ज्यादा एनर्जी होने से वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कम होगी तो वापस से नीचे आ जाएगा। जब घूमेगा तब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई एनर्जी का गेन नहीं होगा। अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो ऑर्बिट से बाहर निकलने की कोशिश होगी, और अगर एनर्जी लॉस करेगा तो अंदर आने की कोशिश करेगा। इस बात को ध्यान रखें। पहली बात, घूमते टाइम पर कोई एनर्जी लॉस नहीं है। अगर मैं किसी छांव में एटम को लाके रख दूं, आराम से जीवन भर मरने तक घूमते रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा ही नहीं कभी। एटम्स के नॉट क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय। उसी वजह से एटम अगर मैंने कहीं छांव में रख दिया वो हमेशा चलता ही रहेगा, सेट एकदम बढ़िया। लेकिन अगर मैं उसको बाहर लेके जाता हूं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, रेडिएट भी कर सकता है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये बोलती है कि एटम्स एनर्जी को ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अपनी घूमने वाली एनर्जी के साथ में उनका कोई जुड़ाव नहीं होगा। और अभी तक एक नहीं लिखी मैंने क्वांटम कंडीशन, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखें। क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल होती है, पहली फर्स्ट शेल, उसके बाद होती है और सेकंड ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट। एनर्जी मिलने पर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में एंट्री करेगा। मतलब ये है कि एक ऑर्बिट में एक के बाद दो में जाएगा, दो के बाद तीन में जाएगा, तीन के बाद चार में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हें बात प्रॉपर समझा देता हूं, देखो लिखना मत। ये अपने पास में ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की एनर्जी मान लो माइनस के 10 जूल, इस ऑर्बिट की एनर्जी माइनस के 2 जूल। तो यहाँ पे घूमने वाला इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा जब तक इसको एनर्जी माइनस के 2 जूल नहीं मिलेगी। माइनस के 2 जूल मिलने पर, माइनस के 2 जूल हो जाने पर तब जाएगा ये। कोई बोले कि साहब मैंने इसकी एनर्जी को माइनस के 4 कर दिया तो बीच में नहीं आएगा, नहीं बीच में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन या तो एक में रहेगा या फिर दो में रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि साहब 10 है इसको 6 दे दे तो चला जाएगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन जब पूरा अच्छे से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद में ही ऑर्बिट छोड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना कि मान लो तुम्हें उसको 100 देनी थी और तुमने उसको 120 दे दी तो नेकल हिला दे, जगह से हटा, जगह से हटेगा भी नहीं। वो ऑर्बिट तभी चेंज करेगा जब उसको प्रॉपर लाइट पूरी मिल जाएगी। और वो हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, किस ऑर्बिट में घूमेगा वो सुनना। पहले इस बात को लिखे ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, यही हमारे पास आगे जाके बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। क्वांटम कंडीशन, द इलेक्ट्रॉन विल only select those orbit, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा, those orbit whose angular momentum, इसका एंगुलर मोमेंटम is the integral multiple of h by 2 pi। ये सबसे खतरनाक लॉ था। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो शॉर्ट में ये, किसी को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है क्या तुम में से? एंगुलर मोमेंटम, जब कोई भी चीज घूमती है उसका मोमेंटम, घूमने वाला मोमेंटम सेंटर ऑफ मास में, कभी गूगल पे जाके सर्च करना, सर्च ये करना कि विच इज द हार्डेस्ट चैप्टर इन 11th एंड 12th फिजिक्स, कभी ढूंढे, आज जाके ढूंढना, तो सबसे टॉप पे रिजल्ट मिलेगा सेंटर ऑफ मास, सबसे ऊपर टॉप पे वही आएगा। ध्यान रखना, रोटेशनल मोशंस हार्डेस्ट है, टॉप पे आ जाएगा, ढूंढ लेना आज जाके। तो एंगुलर मोमेंटम वो किससे दिखाते हैं वो सुने। पहली बात, एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय L इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, और L को भी अगर मैं खोल देता हूं तो बन जाएगा mvr इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। इसमें m क्या चीज है? मास ऑफ द रिवॉल्विंग थिंग, v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, NH अपॉन में 2 पाई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूं। इसका मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो एक के बाद 2 में ट्रेवल करेगा, 2 के बाद 3 में ट्रेवल करेगा, 3 के बाद 4 में ट्रेवल करेगा। वो 1.5 में, पौने 2 में, 2.5 में, इनमें ट्रेवल नहीं करेगा। एक के बाद सीधे 2 वरना 1। इलेक्ट्रॉन कभी बीच में नहीं रहेगा। कोई बोल दे इलेक्ट्रॉन खो गया,
इलेक्ट्रॉन नहीं खो सकता। हमें हमेशा पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कौन से में जाएगा, उससे अगले कौन से में जाएगा। इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहता, ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ही ट्रेवल कर जाता है 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, सीधे, कहीं बीच में नहीं खोएगा। तुमने अगर उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं दी, भाई इलेक्ट्रॉन की डिमांड है 100 की, तुमने उसको दी 90, तो तुम उसको लेकर ललचा के बुलाओ, नहीं ललचेगा, 100 पर ही आएगा सीधे सीधे, है ना, नहीं आएगा। इसका मोटा मोटा मतलब बस यही है कि वो प्रॉपर ऑर्बिट्स को लेता है, इंटीग्रल में जाता है हमेशा, 1 2 3 4 5, 1.1 में, 1.5 में, 3.5 में, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कभी मूव नहीं करेगा, ध्यान रखना, ऑर्बिट्स के बीच में नहीं रहेगा। सीधी सीधी बात बस इतनी सी, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट, घुमाने वाला आदमी कौन है, न्यूक्लियस। स्पेशली ऑर्बिट का मतलब घूमने पे वो थकता नहीं है, इन्फिनिट घूमेगा। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, अगर उसको एनर्जी दोगे तो वो ऑर्बिट्स को ट्रेवल कर सकता है, और अगर ऑर्बिट को ट्रेवल करेगा तो प्रॉपर ट्रेवल करेगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 1 से 4, 1 से 10, कभी 3.5, 2.5 बीच में नहीं रह जाएगा कि मुझे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिली, अब मैं यही रह जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल कहीं पड़ने पर मथुरा से आगरा अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो बीच में कहीं रुक जाएगा, नहीं, पूरी जब भर जाएगी पेट्रोल तभी जाके पहुंचेगा सीधे वहां पे, उससे पहले अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा ही नहीं। ये क्वांटम कंडीशन। अब इसमें तीसरे पॉइंट पर आप, क्योंकि वही है प्राइमरी, तो तीसरे में सबसे पहली बात, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये हर हाल में सबको आनी चाहिए, जैसे कि हर चैप्टर में आता है ना, कोई इंपॉर्टेंट आदमी, पिछले में कौन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे पिछले में कौन था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे पिछले में कौन था, लेंस मेकर फॉर्मूला और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हर चैप्टर में कोई मेन आदमी है, इसमें मेन आदमी ये दोनों हैं जो आने वाले हैं। और एक और इसके बाद डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। में चाहिए एक छोटा सा डायग्राम और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चीजों की। ऐसा मान सकते हो कि एटम को स्टार्ट करने के लिए जो हिम्मत आई है उसी टॉपिक से आई थी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये तुम्हें रिवीजन में भी बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ भाई, सबसे पहली बात तो अपने पास में ये एटम, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर लगने वाली एक फोर्स के कारण इसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक बहुत छोटा सवाल, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है, 1.6 10 के माइनस के 19। न्यूक्लियस में कुल कितना चार्ज होगा, मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी बातें समझाता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बहुत बारीक और छोटी सी बात, इतना नहीं है ये कुछ भी, ऑक्सीजन का नंबर 8 होने का मतलब बताओ। अगर ऑक्सीजन का नंबर 8 है तो उसका नंबर 8 ही क्यों है, क्योंकि किसी भी एटम में पाई जाती है 3 चीजें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर इसका नंबर 8 है तो इसमें 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन फिलहाल तो 8 ही है। अब एक छोटी सी बात, अगर मैं तुमसे कहता हूं अपने पास में ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम नेगेटिव, और 8 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, 8 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये 8 लोग मिलकर इस अकेले आदमी खींच रहे होंगे। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 8 मल्टीप्लाई 1.6। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तभी तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, उसे घुमाएगा। अब वापस सोचेंगे शांति से, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि किसी एटम का नंबर है 16, किसी भी एटम का नंबर है 16, तो उसमें कितने प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 16 न्यूट्रॉन भी है, तो एक विचार इलेक्ट्रॉन को कितने लोग खींच रहे होंगे, 16 प्रोटॉन, और 16 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, 16 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो तुम्हें पता है इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं 1.6 को, ई, यानी कि 16 प्रोटॉन पे होगा 16 ई चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव होगा और ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव। इस सवाल का दोबारा जवाब देंगे। हमारे पास में ये कोई दूसरा एटम है, इसका नंबर है Z, इसका नंबर अगर Z है तो उसमें कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन है, Z इलेक्ट्रॉन है, Z ई न्यूट्रॉन है। अब तुम खुद ही बताओ कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, Z,
इसको कौन खींच रहा है? ये किसको खींच रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को। बताओ Z प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा? 16 पे कितना था? 16 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19। अगर मेरे पास Z है तो Z पे कितना होगा? Z मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19। मैं इतना बड़ा क्यों लिखूंगा? मैं इसको क्या लिख दूंगा? Ze। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उसको दिखाते हैं Ze से। अब ये Ze क्यों दिखाया, तो मैं उसको एक चीज से ध्यान रखना, एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जिसको अपन लोग अगले चैप्टर में कभी इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है JANM। तो वैसे क्या पढ़ोगे? तुम इसे क्या पढ़ोगे? ज्यादा पूरी प्रॉपर अंग्रेजी मत बनो, तो दिन वैसे पढ़ दो जैसे क्या पढ़ सकते। नॉर्मली आदमी क्या पढ़ेगा ऐसे? जैसे कि लोग इसे तो बहुत जल्दी पढ़ देते हैं ASAP। मैंने अभी 2 दिन पहले पता लगाया, दिस इज व्हाट ASAP क्या होता है? शॉर्टकट में पढ़ देते हैं लोग इसे। मैंने पूछा सामने वाले से, उसने मुझे टाइप करके बोला कि सेंड द नोट ASAP। मैं कहा ASAP का मतलब मैं समझ में असर क्या समझा? एज सून एज पॉसिबल, डन। मुझे नहीं समझ में आया। मतलब मैं इतना समझता हूँ, ये यू है, ये योर है, ये भगवान जाने क्या है। ये शॉर्टकट लैंग्वेज है ना, ये नहीं पता। और भी कुछ होंगी 2-3, आई डोंट नो। ठीक है, एक तो एक शॉर्टकट में मेरे में ऐड हो चुकी है। ठीक है, कोई नहीं, इसे बताएं ये क्या लिखा हुआ है? जन्म। और जन्म में बहुत सिंपल बात, Z माने नंबर और A माने मास। किसी भी एटम के नंबर को Z से दिखाते हैं, किसी भी एटम के मास को A से दिखाते हैं। अगर तुम्हें बोला जाए कि हमारे पास में A की वैल्यू दी गई है 20 और Z की वैल्यू है 6, इसका मतलब इस एटम का नंबर कितना है? 6, और इसका मास कितना है? 20। तो इस लेटर को ध्यान रखें कि Z से दिखाना है। खैर मुझे सारी बातें समझाई नहीं है, मैं इससे बेहतरीन कुछ काम कर सकता हूँ, तो उसको ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो ये कि अपने पास में कोई भी एटम है, इस एटम का जो नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर दिया गया तुम लोगों को Z। तो मुझे इतना बता दो कि इसके प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा टोटल। अगर इसका नंबर Z है तो उस पे Z प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 1.6 10 की पावर माइनस के 19। तो Z प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा? Ze। तो ये हो गया न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, पर न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, उन पे कोई चार्ज है ही नहीं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसे खींचेगा? इस इलेक्ट्रॉन को। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स निकालने का फॉर्मूला जानता है कोई? दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स फोर्स, K(Q1 Q2) में r²। तो यहाँ पे डिस्टेंस मान ली गई है r। तो सभी को इस बात से बिल्कुल आपत्ति नहीं होने वाली कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि फ्रॉम कोलम्बियन फोर्स, फ्रॉम कोलम्बियन फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स है, जिसका फॉर्मूला अपने पास में किसी टाइम पर पहले आया होगा, F = K(Q1 Q2) में r²। जरा ध्यान से देखकर बताएं, यहाँ पे K की तो नीड ही नहीं है, छोड़ो। पहला चार्ज कौन है? Ze। दूसरा कौन है? E। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r²। अगर मैं इसको ध्यान से सेट करना, बन जाएगा KZe² में r²। इसमें E जानते हैं सभी लोग, क्या चल रहा है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19। Z क्या चीज है? एटम का नंबर। और R क्या चीज है? उसकी रेडियस। और K क्या चीज है? कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी लिख ही देता हूं, अगर बात चली रही है इसी बीच में, देखना ध्यान से। अगर इसको लिखा जाए तो बस इतना, Ze² में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है भाई, एक छोटी सी बात और ऐड करते हैं इसके अंदर। तो बता रहा हम क्या निकालने वाले हैं, ये कोई मजाक थोड़ी है, ये किसी क्रिकेट ग्राउंड की रेडियस नहीं निकल रही है, फीता लेके पहुंच जाएंगे, नाप देंगे। ये एटम की रेडियस है, इसको हमने देखा तक नहीं है, पर मैथमेटिक्स सब कुछ पॉसिबल बना सकती है दुनिया में, माइक्रोस्कोप हो या ना हो, गणित है और बढ़िया गणित है। अब जरा अगली बार बताएंगे मुझे, अगर कोई भी चीज घूमती है तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर मैं इसमें वापस से अप्लाई करता हूं, फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बता दो। F = mv² में r। इसमें m क्या चीज है? मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। v क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है। और r क्या चीज है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें वो घूम रहा है। तो ये तो आया कूलम्ब फोर्स से फॉर्मूला, और ये वाला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स से फॉर्मूला। अब हमें इसमें अगला काम क्या करना चाहिए वो सुनो।
इन दोनों फोर्स को इक्वेट करना है, तो मैंने बस सामने लिख दिया, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली बन जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को बस कंपेयर करके सामने बढ़ाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब इन दोनों इक्वेशनों का इस्तेमाल करेंगे तो अपने पास में एक तो आ चुका है ZE स्क्वायर अपॉन में, मतलब लिख देता हूं यहाँ लिखा मैंने कूलम्ब्स फोर्स और यहाँ पे लिखा सेंटीमीटर फोर्स। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू में mv स्क्वायर अपॉन में R। रेडियस बराबर कर रहे हैं, रेडिएशन पहली बार में किसी भी तरफ बढ़ जाती है, वो उसका अंदाजा नहीं होता, पर ZE होने का रीजन, E होने का रीजन, वो सारी बातें ध्यान से देखें। लिख दिया ये, इससे आगे तुम मुझे बता नहीं सकते, तुम बस सुन सकते हो, सुनो। इसमें तुम्हें एक स्टार पॉइंट याद रखना है, एक स्टार पॉइंट। जरा वो क्वांटम कंडीशन बताओ क्या थी? क्वांटम कंडीशन mvr इक्वल टू में nh अपॉन में 2 पाई। स्टार पॉइंट ये कि यहां से तुम्हें v की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ से v की वैल्यू से पुट करनी है, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका ही नहीं मिलेगा। बहुत मतलब स्पीड कैसे निकालेंगे, मतलब रेडियस आती नहीं है, स्पीड निकालने जल्दी है, मतलब इस वेलोसिटी को पुट करो यहाँ से। जब यहाँ से वेलोसिटी पुट करेंगे तो NH यहाँ पे रहेगा 2 पाई इस जगह पर रहेगा, और उसके नीचे कौन आ जाएगा m और r, इसमें आ जाएगा नीचे mr। वेलोसिटी निकल के आ चुकी है NH अपॉन में 2 पाई mr। वेलोसिटी पुट करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, बस वेलोसिटी को उस जगह पुट करो, बाकी आंसर बिल्कुल रेडियस पे आके रुकेगा। मतलब पहली बात कौन सी फोर्स का इस्तेमाल किया, कॉम्बियन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ZE और E कैसे बना, और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कि कहानी उस जगह रुक जाएगी जब तुम्हें V निकालना नहीं आएगा। तो V कहां से निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम से। देखो इसे पुट करें, ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर m अपॉन में R, B की जगह पर वैसे ही लिखें, B की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये तो V का स्क्वायर है, यहां से पुट कर रहे हैं, B का स्क्वायर करो, n का n स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, H का H स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 पाई का पाई स्क्वायर, m का m स्क्वायर और r का r स्क्वायर, ये v स्क्वायर पुट किया। मतलब पहले कोलम्बियन को और सेंटीमीटर को इक्वेट क्या कर लिया, एंगुलर मोमेंटम से v निकाल के और पुट करना, ये याद करने की बात है, इसे याद रखें कि एंगुलर मोमेंटम जो हमने पीछे लिखा वहां से v निकालना है, और इसीलिए बोझ से स्टार्ट किया, बिना उसके से बढ़ा नहीं सकते। अब इसमें तुम्हें रेडियस निकालनी है, तो तुम्हें कुछ जगहों पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। धुआंधार काट दे बस लगातार नॉन स्टॉप, देख लो। पहली बात तो R स्क्वायर से R स्क्वायर ही कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, m से एक m भी कट जाएगा जहां तक है। और कुछ बचा अभी कटने लायक नहीं, पहले लिख लेते हैं जो बचा वो रह गया। ZE स्क्वायर यहाँ पे रह गया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट रह गया, यहाँ पे रह गया n स्क्वायर h स्क्वायर, उसके नीचे आ जाएगा r, यहाँ पे पाई, यहाँ पर m। तुम्हें क्या निकालना है इसमें? रेडियस, तो रेडियस पे ध्यान दो बस, बाकी सब कुछ इधर उधर। पाई m नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, बन जाएगा ZE स्क्वायर मल्टीप्लाई में पाई m, और ये n स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बन जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और सामने चल रहा है 1 अपॉन में r। आंसर आ चुका है, पलटो बस रेडियस को निकालने के लिए पलट दें, तो आंसर बन जाएगा r इक्वल टू में ये ऊपर
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड स्क्वायर। ये मुझे इसी टोन में याद है, मतलब वहां पे जेड आगे पीछे लिखा हुआ पर मुझे याद नहीं है, मुझे रटा हुआ है ऐसे करके एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड स्क्वायर, ऐसे रटा हुआ है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड स्क्वायर, याद है प्रॉपरली। रेडियस का फॉर्मूला ये है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर तुम्हें रेडियस निकालनी है जो कि किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऐसे निकलती है। अब इसमें एक एक करके चलो सारे कांस्टेंट लोगों को माना जाए, कांस्टेंट कौन कौन है वो देखना, तो सब खत्म करते हैं और उसके बाद में शॉर्ट फॉर्मूला निकालने की कोशिश। इसमें कांस्टेंट है कोई, एन तो कांस्टेंट नहीं है, ऑर्बिटल अलग हो सकते हैं। एच यानी प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट उसके नाम में कांस्टेंट है 6.6 10 माइनस के 34। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वैल्यू बता किसी को 8.8 10 की पावर माइनस के बाद है। उसके बाद पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है 9.1 10 की पावर माइनस के 31 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है 1.6 10 की पावर माइनस के 19। अगर ये सारे कांस्टेंट को मैं सॉल्व करने से पहले तुम्हारे सामने गायब कर लूं तो क्या दिखेगा वो देखो। कांस्टेंट में से में क्वेश्चन लगता है कि h गया, e गया, पाई गया, m गया, ये वाला e गया, तो क्या बचेगा n स्क्वायर अपॉन में z। तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस किस बात पर डिपेंड करेगी? सब डिपेंड करेगा ऑर्बिट कौन सा है। अगर पहला ऑर्बिट है रेडियस कम है, दूसरा ज्यादा है, तीसरा तो और ज्यादा है, और डिपेंड करे किस पे, z पर। अगर किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियस छोटी होगी क्योंकि चार्ज ज्यादा होने पर वो उसको खींच के रखेगा। कुल मिला के बात की रेडियस दो बातों पर डिपेंड करती है, किस किस पे, एन पे और जेड पे। रेडियस एन पे और जेड पे डिपेंड करेगी, ध्यान रखें। अभी तक हम लोगों ने किसी के भी मॉडल का ड्रॉबैक नहीं पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं देखा, वो तो हम इस रेडियस को ड्रा करने की जल्दी में इतने थे कि मैं पे निकल के आए हैं, तो मैं और प्रॉपरली जाना इस चैप्टर में। पर पहला पढ़ा यही होना चाहिए, हमेशा यही होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। क्या कुल मिला के रेडियस किस बात पे डिपेंड करेगी, एन पे और जेड पे, क्योंकि बाकी सभी लोग तो कांस्टेंट है। चलो एक आखिरी बात, पहली और आखिरी बात सॉल्व करते हैं। रेडियस आ चुकी है ना, देखना अपने पास में r इक्वल्स टू था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m z स्क्वायर। मुझे याद है कि सॉल्व करके क्या आएगा वैसे, पर नहीं फिर भी करके देख लेते हैं। आ जाओ, r इक्वल टू n स्क्वायर नहीं पता, h की जगह पर ये सारी वो वाली कंडीशन प्रॉपर, मतलब सब यूनिक कंडीशन, एप्सिलॉन नॉट सब कुछ याद होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। h यानी 6.6 10 की पावर माइनस के 34 का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर माइनस के बाद है अपॉन में पाई यानी कि 3.14, m यानी कि 9.1 10 की पावर माइनस के 31 और z पता नहीं, लेकिन e की जगह पे 1.6 10 की पावर माइनस के 19 का होल स्क्वायर। तो मैं इसके बाद दोबारा जीवन में कभी सॉल्व नहीं करना है इसे, आज एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। r इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन में z, नंबरों को आगे रखते हैं, पहले पावरों को कन्वर्ट करो, ठीक है। देखो 6.6 का स्क्वायर है, 6.6 मल्टीप्लाई में ये 2 नहीं है, 6.6 10 की पावर माइनस के 68, 10 की पावर माइनस के बाद है और पीछे 8.85 इंक्लूडिंग नीचे आ जाओ। 3.14 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 1.6 दो बार 10 की पावर माइनस के 31 और 10 की पावर माइनस के 19 19 38 ये है। देखो सारी वैल्यूज आ गई। एक ही बात सॉल्व करना, दोबारा तुम्हें कभी सॉल्व भी नहीं करना, आज ही कर लो, जिससे कि रेडियस का फॉर्मूला सेट हो जाए, लॉक हो जाए कि ये लगानी किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालने का तरीका ये होता है। जैसे कि देखना r इक्वल टू में n स्क्वायर अपॉन में z, तो माइनस के 68 और माइनस के बाद 10 की पावर कितना माइनस के 80 और उसके नीचे आ जाओ माइनस के 31 और माइनस के 38 10 की पावर माइनस के, सही है।
अच्छा मल्टीप्लाई आगे जो है मैं उनको वैसे निकाल देता हूँ कैलकुलेटर से। ये इन सबका मल्टीप्लाई 6.6 6.6 8.85 और 3.14 9.3 और 1.6 इन सभी को वैसे निकालता हूँ। अभी 6.6 मल्टीप्लाई 6.6 मल्टीप्लाई 8.85, इसका जो आंसर बना हुआ आ गया 385.385.506। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सीधे सीधे, क्या बनेगा पर नहीं लिखना नहीं है। उसका रीजन तुम्हें समझ में आएगा कि चीजें सारी याद नहीं करनी है। जब तुम अगली बार इन वैल्यूज को सीधे इस्तेमाल कर दोगे तब तुम्हारे मन में संतुष्टि रहेगी कि यार सॉल्व करके इतना ही आया था वाकई में। अच्छा और आ जाते हैं नीचे कौन है 3.14 1.6 1.6 3.14 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 16 into 16 2.56 यानी कि 73 मल्टीप्लाई में 73.149। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, क्लियर हो 385.506 डिवाइडेड बाय 73.149, तो आंसर निकल के आया 5.27। इसको 5.27 लिखते हैं लेकिन 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है 5.27। देखना भाई r इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में z इनटू में 5.27 और 10 की पावर माइनस के 69 ऊपर जाएगा तो प्लस के 69 यानी 10 की पावर माइनस के 80 और प्लस के 69 माइनस के 80 और प्लस के 69 कितना बन जाएगा 10 की पावर माइनस के 11 तो 10 टू द पावर माइनस के 11। ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है वैसे -10। उसको -10 कैसे करेंगे, पॉइंट को एक कदम पीछे भेजूं कि आगे लूं, मतलब यहाँ लूं तो -1 हो जाएगा, आगे लूं तो बन जाएगा +1। यानी कि अगर लिखता हूं मैं ऐसे n स्क्वायर अपॉन में z इनटू में 0.527 तो बन जाएगा 10 की पावर माइनस के 10। ये आंसर निकल के आ रहा है मीटर में, रेडियस आ रही है मीटर में। तुम खुद भी सोच सकते हो यार मीटर में थोड़ी बनेगी रेडियस, वो किस में आनी चाहिए एंगस्ट्रॉम में। तो अगर मुझे 10 की पावर माइनस के 10 को गायब करना है तो मैं लिख सकता हूँ रेडियस निकालने का फॉर्मूला 0.527 n स्क्वायर अपॉन में z और एंगस्ट्रॉम किसी भी एटम की रेडियस निकालने का फॉर्मूला, बस डायरेक्ट 0.527। इसको कोई 53 लिख सकता है, बिल्कुल सही लिखते हैं 53, एक्चुअली 53 ही लिखा जाएगा क्योंकि 3 डेसिमल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे लगाता हूँ 0.53 n स्क्वायर अपॉन में z एंगस्ट्रॉम, मतलब रेडियस निकालने के लिए कोलम्बियन फोर्स और सेंटीमीटर का इस्तेमाल हुआ, उसके साथ साथ v की वैल्यू पुटी, और इस सारा ब्रेन कहीं ना कहीं वहां तब से बनाया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है अपने स्टार्टिंग समय से कि ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की हैबिट बना लो, लगातार काम में आती है। अब मैं तुम्हें इसमें एक बहुत छोटी सी बात सिखाता हूँ। जैसे कि अगर मेरा सवाल हो जाए तुमसे कि क्वेश्चन सिंपल सा, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाम का जो अपने पास में एटम है उसके थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। ऑक्सीजन में पहला ऑर्बिट k l m n 4 शेल पाई जाती है, k शेल l और m, तो तीसरी वाली ऑर्बिट की रेडियस बताओ भाई। अपने पास में ऑक्सीजन नाम का एटम, उसमें ये रहा उसका पहला ऑर्बिट, ये रहा दूसरा और ये रहा उसका तीसरा ऑर्बिट, तो यहाँ से तीसरे की रेडियस निकालनी है। तो n में कितना आएगा 3, z में कितना आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। तो हम किसी भी, मतलब तो इस फॉर्मूले की गहराई को समझो, मैं किसी भी एटम की रेडियस निकाल सकता हूं। मैं किसी भी एटम के अगर मुझे कोई नंबर बता दे और ऑर्बिट पूछ ले भाई, तो साफ पूछ कौन से की निकालूं, पहले की 10वें की, मैं किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस बता सकता हूं। और मुझे बस उसका क्या चाहिए, नंबर और ऑर्बिट बता। एटम कौन सा वो तो बताएगा ना आदमी, ऑक्सीजन है तो नंबर तो साफ साफ हो गया साफ, और ऑर्बिट और बता दे कौन से ऑर्बिट के निकालने का मतलब मन है, तो आंसर निकाल के देखते हैं। अगर इसका निकालेंगे तो 0.53 n की जगह पर 3 का स्क्वायर 9 और एटम ऑक्सीजन है यानी कि 8 उसका नंबर। सॉल्व कर लो, बन जाएगा आंसर, सीधी सीधी कहानी। मैंने इसको डिवाइड ही कर दिया 1.125, तो
0.53 मल्टीप्लाई 1.125। एक बार आओ। 0.53 मल्टीप्लाई 1.125, आंसर निकल के आएगा 0.596 एंगस्ट्रॉम। ये ऑक्सीजन के तीसरे ऑर्बिट की रेडियस आ गई। इसे भी लिख लें साथ के साथ। विद्यावंत की छुट्टी थी क्या? छुट्टी थी। छोटे बच्चों का तो पेपर था, 11th का भी था शायद। अच्छा, लिख दिया पूरा प्रॉपर लिख दिया ना। ये डेरिवेशन करने की है, ये ऐसे देख के थोड़ी आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगली काम की बात सुने। इसमें दूसरी डेरिवेशन क्या लिखी बताओ। दूसरी डेरिवेशन और लिखी है, इसी में लिखी है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारी पृथ्वी घूम रही है तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तुम्हारे अगले टॉपिक का जन्म हो जाएगा। अगले टॉपिक का नाम है वो एनर्जी लेवल डायग्राम। तो पहले डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम तीसरे का दूसरा पड़ाव कर रहे हैं। इसका नाम है एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत सीखने लायक कहानी होगी, बहुत संतुष्टि समझने लायक बात है, डेरिवेशन नहीं, इसके बाद वाली कहानी एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, वापस से बनाओ डायग्राम। वापस से ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके साथ साथ में इसमें चार्ज है Ze और इसमें चार्ज है E। ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसमें कितनी एनर्जी पाई जाएंगी टोटल? दो। एक तो काइनेटिक एनर्जी जिससे वो घूम रहा है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल कौन सी है? जिस ताकत ने इससे इसको बांध रखा है, रोक रखा है, वो पोटेंशियल है। और इससे घूम रहा है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम लोगों को टोटल निकालनी है तो कैसे निकलेगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कोई मुझे काइनेटिक का फॉर्मूला बताएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में आर। उस mgs से जीवन में आगे उठ जाने। यहाँ पोटेंशियल पूछा mgs, क्योंकि मैं 9 में पढ़ा था, 12 में पढ़ा वो तो याद क्यों नहीं है? के Q1 Q2 अपॉन में आर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में और फोर्स में थोड़ा सा चेंज है। फोर्स में जब के Q1 Q2 पुट करते हैं तो उसमें साइन का ध्यान नहीं रखते, सबको पॉजिटिव पुट करते हैं। लेकिन पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव पुट किया जाएगा। कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखना। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के। बताओ Q1 पहला चार्ज कौन है इसके अंदर? Ze पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रोटॉन है। और दूसरा कौन सा इसके अंदर? E। ये नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पर माइनस की लगा दिया अपॉन में आर। अगर मैं तुमसे अगली लाइन लिखवा दूं तो वो ऐसे कुछ बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। में फालतू में लाइन बढ़ा दी माइनस के चक्कर में, पर कोई बात नहीं, लाइनों में डेरिवेशन मत गिना करो। इसमें भी एक काम का पॉइंट है, जैसे पिछले वाले में स्टार पॉइंट था, इसमें भी है। पिछले वक्त कहीं देखना एम बी याद बना है क्या? एम बी स्क्वायर कहीं बना है क्या? स्टार्टिंग में ही है, मतलब फ्रॉम कोलंबियन एंड सेंट्रीपिटल। फ्रॉम कोलंबियन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो देखो पीछे लिखा हो कहीं पे के जेड ई स्क्वायर। के भी नहीं होगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये लिखा है उसमें, यहां से बस एम वी स्क्वायर पुट कर लो, बात करना। यहां से हमें बस एम वी स्क्वायर डालना है, तो कुछ नहीं करना। तो यहां से आर से आर काट दो, आर से एक आर कट गया, बचा रह जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू में एम वी स्क्वायर। इस जगह पे जैसे ही एम वी स्क्वायर लगेगा, एम वी स्क्वायर लगते ही एम वी स्क्वायर इस जगह पर सेट होते ही, मतलब बहुत बढ़िया है वाकई में। चैप्टर तो खतरनाक है, अच्छी डेरिवेशन, बढ़िया डेरिवेशन है, ठीक है, समझ में आने वाली चीज है। वैल्यू पुटेंगे, एम वी स्क्वायर जगह पे क्या लग जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसका वेलकम कौन करेगा, यहाँ पर नीचे 2 और है, तो 4 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 8 में। तो अपने पास में एम वी स्क्वायर की जगह पे बन जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में, कोई मुझे के का जुगाड़ बताए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार देख कितना बढ़िया बना, देख घट जाएगा, देख अगर तुम्हें घटाना नहीं आए तो इसमें से कुछ कॉमन तो ले सकते हो। सॉल्व करते हैं पहले, कुछ कॉमन है इस पूरे में। ये मैं बता क्यों रहा हूं, मैं कभी तो सोचता हूं मैं बताने क्यों पड़ रही है, शायद इसलिए कि पहली बात है, वरना बताने वाली बात है नहीं। जेड ये टोटल एनर्जी इक्वल टू, मैं कॉमन बोलूं पहले तो, जेड ई स्क्वायर 8 नहीं 8 भी नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ब्रैकेट का पहला आदमी कौन बचेगा, सब गया, 4 गया तो 8 की जगह क्या रह जाएगा 1/2। यहां से सब चला ही गया तो क्या बचेगा 1। 1/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2। तो हमारे पास में ये जवाब नहीं निकल के आया, बड़ा दुख होता है इन चीजों का, क्या 1/2 में से 1 नहीं घटा पा रही है, एप्सिलॉन नॉट याद कैसे रख लेंगे, माइनस के 1/2 तो बन जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तुम्हारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये आंसर नेगेटिव में होना एक नए टॉपिक का जन्म है, ये कंप्लीट करेंगे अभी भी। इसमें एक बहुत बुरा पॉइंट था, रेडियस तो पता ही नहीं है, मैं हर एक ऑर्बिट की अलग अलग होगी, सब ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग अलग होगी, तो इसमें रेडियस आउटपुट करनी है हम लोगों को। साइड में करते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल टू में माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सभी को इस जगह पे ध्यान रखना है कि रेडियस की वैल्यू डालनी है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले में याद किया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड स्क्वायर। तुमने अगर इसको अभी तक बोला नहीं है, मन में भी नहीं बोल के देखा अभी तक, तुम्हें याद नहीं होगा। मैं ये हर वक्त रटना ही है, एक माला ले लो फॉर्मूलों की जपने के लिए अलग अलग, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर, बहुत सारे फॉर्मूले होने चाहिए, उसमें लिखे होने चाहिए मालाओं पे, ये वाला फॉर्मूला है, रखते जाओ तब जाके याद होगा, ऐसे देखने से किसी को याद नहीं होता। अब हम लोगों ने रेडियस में वैल्यू पुट करी, जैसे अपन लोग रेडियस में वैल्यू लगाएंगे इसकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में नीचे पाई एम जेड स्क्वायर, तो मैं अपने आप समझ में आएगा कि साहब इसे ऊपर भेजना चाहिए, और जिस दिन ये ऊपर जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर, पाई ऊपर, एम ऊपर, जेड ऊपर, ई स्क्वायर ऊपर, और नीचे रह जाएगा 8 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसमें थोड़ा ध्यान से देख लूं, बहुत सी चीजें मल्टीप्लाई होने वाली है, जैसे z इंटू जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई की पावर 4, पाई इंटू में सीधे सीधे आ जाएंगे, उसके नीचे 8 अपनी जगह पर रहेगा, पाई अपनी जगह पर रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक आदमी कट रहा है पाई से पाई, चलो इसको भी खत्म किया, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस के जेड स्क्वायर ई 4 इंटू में एम अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें माइनस को रुकला मत देना गलती से भी कि नेगेटिव नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, माइनस की नीड है, दोबारा पहचाने इसमें कांस्टेंट कौन कौन है।
जेड जेड कांस्टेंट नहीं है, एटम का नंबर अलग अलग होगा, सबकी एनर्जी अलग होगी। ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है। इन सबको सॉल्व दोबारा नहीं करूंगा, अब मैं सीधे बताता हूँ। इन सबको जब सॉल्व करेंगे नाम से निकल के आएगा -13.6। मैंने किसको सॉल्व नहीं किया, जेड को, जेड स्क्वायर। किसको सॉल्व नहीं किया, नीचे एन स्क्वायर। तो किसी भी, ये जेड क्या दिखा रहा है, किसी भी एटम की, एन क्या दिखा रहा है, किसी भी ऑर्बिट की। एटम कोई सा हो, कोई सा ऑर्बिट हो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा हो किसी भी एटम के अंदर में, उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, उसकी रेडियस निकाल सकता हूँ। मैंने फॉर्मूला यही क्यों ला के रोका, क्योंकि ये है जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, जबकि पिछला जो फॉर्मूला था वो एन स्क्वायर अपॉन में जेड। फॉर्मूला में दो ही वैल्यू आ रही है, एन और जेड, मतलब किसी भी एटम की रेडियस और एटम में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, दो ही बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो एटम कौन सा है, जेड कौन सा है, और दूसरा ऑर्बिट कौन से की बात तुम कर रहे हो। लिखे ध्यान से। जैसे परफ्यूम को गुलानी जोड़ते, उसमें से सुगंध उड़ जाती, कॉपी को खोलना मत दोबारा, तो पटाखों से उड़ जाएगा, बंद कर दो यहीं कहीं। चंद्रकांत, ठीक है, ये रिवाइज रखेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत खतरनाक कंसेप्ट है दोनों के दोनों, बड़ी जल्दी तो जाने। ठीक है, चलो।